और बेटा सो डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, असल में सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जब पार्ट स्टार्ट हुआ था वहीं से स्टार्ट हो चुका था ये रीजन डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। और ये यहां से जो पार्ट है आपको मिलेगा लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में। हाँ, ये जो अब तक का जो पार्ट हमने पढ़े, बेटा वो लगा दो उसको कुंडा। तो अब तक जो हम लोग ने पढ़े जैसे रेडियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, है ना, वहां तक का पार्ट सब आपको मिलेगा इन मोशन ऑफ प्लेन में। और अब सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ये सारा कुछ आपको जो आप यहां हम जो पढ़ने वाले हैं, अगर आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो वो मिलेगा आपको लॉज ऑफ मोशन में, है ना। तो जैसे आपको मैंने बताया था कि सर्कुलर मोशन पार्ट ऐसा है कि जो टुकड़ों में बटा हुआ है, थोड़ा सा मोशन ऑफ प्लेन में, थोड़ा सा लॉज ऑफ मोशन में, थोड़ा सा वर्क एनर्जी एंड पावर में, है ना। मगर हम सबको सेग्रीगेट, मतलब पूरा सेग्रीगेट ना करके सबको एक साथ जमा करके पढ़ रहे हैं ताकि हमको आसानी से याद रहे। तो चलिए बेटा अब हम लोग देखने जा रहे हैं किसके रे बाबू, तेरे ना, उठा लेना तो भैया, पैसों को पैर से नहीं उठाते। तो चलो भैया टू द पॉइंट, डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में जो सबसे पहले इस पार्ट हम लोग देखने जा रहे हैं वो है मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ व्हीकल along a curve horizontal curve road, मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ व्हीकल अलोंग अ हॉरिजॉन्टल कर्व्ड रोड। अमजद अभी कोई भी आएगा तो उनको रुका के रखना। तो मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ व्हीकल अलोंग अ कर्व्ड रोड, तो इमेजिन करिए ये हमारे पास एक कर्व्ड रोड आया, यानी एक टर्न आया जिसमें गाड़ी टर्न मारने वाली है यहां से। तो गाड़ी यहां से टर्न मारने वाली है, गाड़ी इधर जा रही है विथ स्पीड v। तो मैं लिखूंगा कंसीडर अ व्हीकल ऑफ मास small m moving at a speed, maximum speed, small v, along a curved road of radius small r। तो आप इमेजिन करो एक गाड़ी जिसका मास स्मॉल m है और वो एक अपनी मैक्सिमम स्पीड लिमिट जो है उसकी उस रोड की स्मॉल v से ट्रैवल कर रहा है अलोंग अ कर्व्ड रोड, एक कर्व्ड रोड के अलोंग, और उस कर्व्ड रोड का रेडियस, मतलब यहां से यहां तक अगर आप देखेंगे रेडियस वो क्या आएगा, स्मॉल r। व्हाइल मूविंग अलोंग द कर्व्ड रोड, व्हाइल मूविंग अलोंग द कर्व्ड रोड, जब वो कर्व्ड रोड पे मूव हो रहा है, द व्हीकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। तो आपकी जो गाड़ी है ना वो क्या कर रही है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है। द व्हीकल इज मूविंग, व्हीकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। देखो, तो जब गाड़ी, रुका करो अभी, ऐसा टर्न ले रही है कर्व्ड रोड पे, तो वो गाड़ी आपकी क्या परफॉर्म कर रही है, सर्कुलर मोशन, है ना। और हम जानते हैं कि जब भी कोई चीज सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है तो उसको सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए, बोलो बोलो, किसके बिना सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है, सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के सर्कुलर मोशन पॉसिबल है क्या, अरे है क्या भैया, कहीं अगर सेंट्रीपिटल फोर्स होगा तो ही सर्कुलर मोशन होगा। तो मैं कहूंगा देखो यहां गाड़ी परफॉर्म करिए सर्कुलर मोशन, तो यहां पर कहीं ना कहीं क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। तो मैं कहूंगा एंड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स is provided by
फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कौन प्रोवाइड करता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। कौन, किसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? बिटवीन टायर्स ऑफ व्हीकल एंड रोड सरफेस। तो भैया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स ऑफ व्हीकल एंड रोड सरफेस, ये आपको जरूरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। तो मैं कहूंगा अच्छा, तो मैं ये कह सकता हूं देयरफॉर सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, है ना। ये हमें क्या कर रहा है, रुको ना भैया, रुको भी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या आता है? तो बोले यार वो तो mv² अपॉन r आता है, और यहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या आएगा? तो बोले μs इंटू नॉर्मल रिएक्शन, और μs इंटू नॉर्मल रिएक्शन, तो बोले अब उसको नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर है? तो बोले ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो नॉर्मल रिएक्शन यहां पर mg वेट mg के बराबर होगा। फिर उसके बाद m और m हुआ कैंसल, तो v² इज इक्वल्स टू μs इंटू rg। देखो v इज इक्वल्स टू, या v मैक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ μs इंटू rg, यानी म्यू rg। तो भैया ये मेरे पास फॉर्मूला आया मैक्सिमम स्पीड ऑफ द व्हीकल का, अंडर रूट ऑफ म्यू rg करके हम लोग कहते हैं उसको, अंडर रूट ऑफ μs rg या अंडर रूट ऑफ म्यू rg। अब आप कई लोग सोच रहे होंगे गाड़ी तो यहां मोशन में है, तो मोशन में तो वहां तो काइनेटिक फ्रिक्शन आना चाहिए था, मगर ये तो सर ने स्टैटिक फ्रिक्शन लिख दिए। बेटा देखो कैसा है, मैं आपसे पूछूंगा गाड़ी इस जगह पे जब थी, तो इस डायरेक्शन में, ये जिस जगह एरो है ना, तो इस डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या गाड़ी ऐसी गई क्या सीधा? नहीं, वो तो टर्न ले ली ना, है कि नहीं। तो मैं पूछूंगा इसके डिस्प्लेसमेंट का, आपको मालूम है कोई भी चीज जब गोल गोल घूमती है, तो जैसा कि अगर मैं कहूंगा ये पार्टिकल मेरे पास जो गोल गोल घूम रहा है, जब वो पार्टिकल यहां होगा तो उसकी लीनियर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर ये होगा। मानूंगा जब पार्टिकल यहां होगा तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? तो आप बोलेंगे यहां होगा। जब पार्टिकल यहां होगा तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? तो बोले यहां होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि ये यहां पर उधर जाने वाला था, यहां पर इधर जाने वाला था, यहां पर इधर जाने वाला था, तो ये इसके असल डिस्प्लेसमेंट की क्या है? डायरेक्शन है। तो मैं कहूंगा क्या ये गाड़ी उसके जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन थी, तो क्या उस डायरेक्शन में वो आगे बढ़ पाई क्या? क्या ये गाड़ी इस डायरेक्शन में आगे बढ़ पाई क्या? नहीं, वो तो उसने डायरेक्शन चेंज कर डाली, है कि नहीं। तो मैं कहूंगा कि मेरा गाड़ी का जो डिस्प्लेसमेंट है, उसके जो डायरेक्शन था, उसका जो कहा जाएगा उससे लीनियर डिस्प्लेसमेंट का, उस डायरेक्शन में उसका मोशन नहीं हो पाया। तो इसीलिए क्योंकि उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं हो पाया, तो इसी कारण से मैं बोलूंगा कि भैया हमारा फ्रिक्शन उस डायरेक्शन में, हमारा फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में उसने मोशन होने नहीं दिया। ऐसा फ्रिक्शन जो किसी ऑब्जेक्ट को मूव होने नहीं देता, वो कौन सा फ्रिक्शन होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन। उसकी मैक्सिमम वैल्यू को क्या कहते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो हम कहेंगे कि हमारे फ्रिक्शन ने उसको इस डायरेक्शन में मूव होने नहीं दिया। सही है, नहीं दिया। तो अब अगर नहीं होने दिया इस डायरेक्शन में, तो कौन सा फ्रिक्शन होगा फिर? वो स्टैटिक फ्रिक्शन। और उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या कहलाएगी फिर? लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसीलिए यहां पर हम लोग यहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट लेते हैं अपन। अब यहां देखो गौर से, फॉर्मूले को देखो बेटा, क्या क्या चीजें वो देखो गौर से। म्यूएस आर जी, आर और जी। म्यूएस वो तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। आप म्यूएस की जगह म्यू बोल के चलो, अभी का अपने को दिमाग में समझ में आता है कि म्यू होगा करके, म्यू बोले तो म्यूएस होगा। तो तीन चीजों पे स्पीड डिपेंड करती है, म्यू, आर, जी। म्यू बोले तो क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये किस चीज पे डिपेंड करता है? आपके मीडियम पे, ये सरफेस की रफनेस पे। जैसे ये जो आपका टाइल्स है, इसका बहुत रफनेस कम है, स्मूथ है एकदम, तो इसकी म्यू की वैल्यू क्या है? बहुत ज्यादा कम है। वहीं बाहर रोड पर चले जाओगे आप, वो इतना स्मूथ है क्या? नहीं, रफ है, तो वहां पर म्यू की वैल्यू कैसी है? ज्यादा है। जो कई सारे जो रेसर्स और रेसिंग होती है, जैसे फॉर्मूला 1 रेसिंग कार के जो रोड्स होते हैं, जो बड़े बड़े कार की जो रेस होती है, तो वहां पर भी जानबूझ के रोड को थोड़ा सा रफ रखा जाता है। आपने देखे होंगे ना कि 1-2 लैप के बाद वापस टायर चेंज करना पड़ता है ना, धड़ 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 आते वो एकदम चेंज कर डालते। तो वो जानबूझ के रखते, क्यों मालूम क्या? ताकि उससे मैक्सिमम स्पीड लिमिट बढ़ जाए, है ना। क्योंकि म्यू अगर बढ़ेगा तो भाई क्या बढ़ेगा?
स्पीड लिमिट बढ़ जाएगा। अब वो गाड़ी है ना टर्न्स पर ज़्यादा स्पीड से जा सकेगी। और आर बोले तो क्या आएगा, रेडियस। अगर आप रेडियस, सिंपल सी बात है कि अगर एक छोटा सा ऐसा टर्न वाला रोड है और एक ऐसा बड़े टर्न वाला रोड है, तो ज़्यादा स्पीड से आप कहाँ से जाएंगे, बड़े टर्न वाले रोड से। यहाँ से ज़्यादा स्पीड से जा सकते हैं क्या, नहीं। तो बोले रेडियस से भी स्पीड लिमिट बढ़ेगी। स्मॉल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, ये तो अपने हाथ में है नहीं बदलना, है ना। बस इतना बदल सकते हैं आप कि लद्दाख पे चले जाए तो वहाँ स्मॉल जी की वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाएगी, है ना। यहाँ से थोड़ा रशिया चले जाए तो बोले भाई स्मॉल जी की वैल्यू हल्की सी बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ेंगी, यहाँ इंडिया में क्या है 9.78 है, तो वहाँ पर 9 नहीं, यहाँ पर 9.76 है, तो कुछ वहाँ पर 9.799 समथिंग आएंगी, बस इतना ही रहेगा। तो इतनी बढ़ेगी, कोई फर्क भी नहीं पड़ता। तो स्मॉल जी की वैल्यू अब चेंज करना अपने हाथ में नहीं है। तो आपकी गाड़ी की स्पीड लिमिट सिर्फ 3 बातों पर डिपेंड करती है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, रेडियस ऑफ द कर्व रोड और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फिर से पूछता हूँ, गाड़ी की मैक्सिमम स्पीड लिमिट सिर्फ 3 बातों पर डिपेंड करती है। कौन कौन सी 3 बात है वो, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, रेडियस ऑफ द कर्व रोड एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। अब उसमें कहीं पे भी स्मॉल एम आया क्या, मास ऑफ द व्हीकल आया क्या, हाँ नहीं आया। मतलब ऐसा है कि मान लो तुम एक सिविल इंजीनियर बन गए और तुमने यहाँ पर एक रोड को डिज़ाइन किया था, रोड का कंस्ट्रक्शन किया था, और तुमको वहाँ पर डालना था कि भैया यहाँ पर स्पीड लिमिट सिर्फ 40 किलोमीटर पर आवर है। यहाँ पर गाड़ी की स्पीड लिमिट क्या है, 40 किलोमीटर पर आवर है। तो वो जो गाड़ी की स्पीड लिमिट 40 किलोमीटर पर आवर है, वो छोटी सी अल्टो के लिए भी है ना, बड़ी सी हैरियर के लिए भी है और एक ट्रक के लिए भी है। वो सभी के लिए है 40 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये फर्क नहीं पड़ता कि गाड़ी का मास कितना है, गाड़ी के मास से फर्क नहीं पड़ता। बात समझ रहे हैं ना बेटा, गाड़ी के मास से फर्क नहीं पड़ता। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द व्हीकल। मैक्सिमम स्पीड लिमिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द व्हीकल। जैसे अक्सर ये कहा जाता है, कंसीडर अ व्हीकल ऑफ मास एम, है ना, इफ इट्स मैक्सिमम स्पीड इज वी, देन द व्हीकल ऑफ मास ट्वाइस एम, उसकी मैक्सिमम स्पीड क्या आएगी, तो वो भी वीच रहेगी, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो हम लोग यहां लिखेंगे खास स्टेटमेंट, द मैक्सिमम स्पीड लिमिट ऑफ अ व्हीकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ व्हीकल। लिख लीजिए बेटा। अमजद, को बता था
20 मीटर करना, रेडियस को 2 मीटर्स नहीं, 20 मीटर। तो देखो भैया यहां पर एक सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे सामने, फाइंड द मैक्सिमम स्पीड एट विच अ व्हीकल रह गया, एट विच अ व्हीकल कैन टर्न, अ व्हीकल can turn round a curved road of radius 20 meter if the coefficient of friction between the road surface is 0.5। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत इजीली हो जाएगा। 10 आ रहा। तो जैसे कि अगर मैं कहूँगा कि यहाँ पर मास तो छोड़ो, उससे कोई लेना देना है नहीं, रेडियस कितना है 20 मीटर्स, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया हुआ है आपको 0.5, मैक्सिमम स्पीड लिमिट का फॉर्मूला क्या आता है अंडर रूट ऑफ म्यू एस आर जी। तो म्यू एस को हम लोग लिखेंगे 0.5 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 10। ओके, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 20 क्या हो जाएगा 10, और 10 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या हो जाएगा 100, और 100 का स्क्वायर रूट क्या होगा बेटा 10, अगेन 10 मीटर पर सेकेंड। देखिए बाकी की लिखना, चलो जल्दी जल्दी लिखो। अमजद हुआ? सीधा बैठ। बैंकिंग ऑफ रोड नाम सुना इससे पहले? बैंक मतलब बैंक बोले तो वो जहां पैसे जमा करते हैं, है ना। जनरली बैंक बोले तो भैया जहां पैसे जमा करते हैं उसको बोलते हैं ना, मगर ऐसा नहीं कि बैंक का मतलब वही होता। हम लोग रिवर बैंक भी सुनते हैं, और यहाँ रोड का भी बैंकिंग होता है। अब ऐसा है कि देखो, आपने अगर हाईवेज पे नोटिस किया होगा, यहाँ तो हम लोग सिटी के रोड्स पे इतना नोटिस नहीं कर पाते ये चीज़, क्योंकि यहाँ स्पीड लिमिट कम होती है।
हाईवे के रोड्स को अगर आपने नोटिस किया होगा तो जहाँ से टर्न आता है उसमें एक बाहर के साइड से टर्न रोड थोड़ा सा उठा हुआ रहता है, ऐसा टेढ़ा रोड रहता है ना। अभी जो खासतौर से 4 लेन हुआ तो 4 लेन बनने के बाद से स्पीड लिमिट बढ़ गई गाड़ियों की, तो अक्सर ये कर्व रोड्स पे आपको नज़र आएगा कि आप देखेंगे अगर गाड़ी ऐसा टर्न मारने वाली है तो उसका जो बाहरी किनारा है वहाँ से रोड थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है और अंदरूनी किनारे से रोड थोड़ा सा नीचे दबा हुआ है, यानी सीधी सीधी बात रोड थोड़ा सा टेढ़ा नजर आएगा। तो वो गलती से नहीं बनता या पानी के लिए नहीं रहता कि पानी निकालने के लिए रहता होगा शायद से, नहीं भैया, वो जानबूझ के ऐसा बनाया जाता है ताकि स्पीड लिमिट को बढ़ाया जा सके, है ना। स्पीड लिमिट को बढ़ाने के लिए। बोले स्पीड लिमिट बढ़ती है, जी हाँ बढ़ती है। बोले कैसे, बताते हैं आपको। तो सबसे पहले बैंकिंग ऑफ रोड को हम लोग डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज बैंकिंग ऑफ रोड। सबसे पहले बैंकिंग ऑफ रोड को डिफाइन करेंगे, चलिए। सो बैंकिंग ऑफ रोड इज एन अरेंजमेंट, ये एक किस्म का क्या है, अरेंजमेंट है, इन विच आउटर edge of the road along the curve is kept at higher level than the inner edge at some suitable angle। तो बैंकिंग ऑफ रोड एक इस किस्म का अरेंजमेंट है जिसमें आउटर एज ऑफ द रोड यानी बाहरी किनारा अलोंग द कर्व, और कहां पर, जहां पर रोड का टर्न है वहां पर, इज केप्ट एट हाइयर लेवल देन द इनर एज, अंदरूनी किनारे के मुकाबले वो ऊपर रखा जाता है, एट सम सुटेबल एंगल। यानी कि अगर मैं देखूं पीछे से देखने में ऐसा लगेगा कि ये देखो, ये ज़मीन का ऐसा हॉरिजॉन्टल है, रोड असल में ऐसा टेढ़ा दिखेगा पीछे से, और ये रहेगी आपकी गाड़ी। तो अगर हम लोग गाड़ी को पीछे से देखेंगे तो ये असल ज़मीन का हॉरिजॉन्टल लेवल है, मगर जानबूझ के आपने क्या किए कि देखो गाड़ी ऐसा टर्न लेने वाली है तो इसके बाहरी किनारे को आपने थोड़ा सा ऊपर उठा दिया और ये तो अंदर दबा हुई है, तो एट सम सर्टेन सूटेबल एंगल थीटा। तो इस अरेंजमेंट को कहा जाता है बैंकिंग ऑफ रोड। और अक्सर ये पूछा जाता है कि एंगल ऑफ बैंकिंग क्या होता है। तो एंगल ऑफ बैंकिंग कुछ नहीं है, हॉरिजॉन्टल और रोड सरफेस के बीच में का एंगल। असल तो हॉरिजॉन्टल ऐसा है, ज़मीन ऐसी है ना, मगर उस जगह पे जहाँ पर ज़मीन ऐसी है आपकी, आपने जानबूझ के यहाँ पर ज़्यादा माल डालते बोलते हैं ना अपन, तो वहाँ पर ज़्यादा सामान डाल के, ज़्यादा कंक्रीट डाल के, जो भी आप बना रहे हैं मटेरियल से, ज़्यादा मटेरियल डाल के इस एरिया को थोड़ा सा ऊपर कर दिया आपने, है ना। और ये वाला तो अंदर दबा हुआ है, तो ये रोड का सरफेस है ऊपर वाला और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है ना। तो अगर हमसे पूछा जाए कि एंगल ऑफ बैंकिंग क्या है, एंगल ऑफ बैंकिंग, तो द एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल and the road surface
for a banked road, for a banked road is called as angle of banking, is called as angle of banking. ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल और रोड सरफेस के बीच में का एंगल को आप एंगल ऑफ बैंकिंग कहते हैं. नोट्स है, नोट्स किसके पास है? आपके पास है? दीजिए. हुआ बेटा? ये हुआ ही नहीं आपका लिखना. आप कार्मेल से हैं बेटा, आपको स्पीड ज़्यादा होना चाहिए था. उसमें क्या हुआ? कार्मेल से ना? नहीं क्या? मुझे लगा. फिर कहाँ से? नहीं, वहाँ कार्मेल. हाँ, वहाँ जस्ट स्पीड से ज़्यादा, मतलब फास्ट चलता वहाँ चीज़ें थोड़ी सी, इसीलिए. क्या 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 लिखाते? अरे बेचारे को बोलने तो दे, क्या बोल रहा हो. बहुत ज़्यादा. जब हमारा टाइम था 2003 की बैच का हूँ मैं वहाँ पे की, तो 2003 की जो बैच में जब तक, अब तो शायद मैंने सुना कि वहाँ का थोड़ा सा रेपुटेशन थोड़ा सा डाउन हो चुका है करके, क्योंकि क्राउड बहुत जमा कर दिया उन्होंने और उसको मैनेज नहीं हो रहा बस कार्मेल का. तो 2003 तक के तो भाई, जब रेवरेंड फादर जॉर्ज करके वो प्रिंसिपल थे वहाँ के, तो उस वक्त तक के तो बहुत ही ज़बरदस्त चलता था सिचुएशन, बहुत डिसिप्लिन से और बहुत सारी चीज़ें कड़क चलती थी. तो हमारे को मतलब जैसे कि हम लोग नोटिस किया, जैसे हम लोग अक्सर डिस्कस करते मीटिंग में, पेरेंट्स मीटिंग और टीचर्स का जो एक मीटिंग होता, तो अक्सर हम डिस्कस करते कि जैसा कि आप लोग दूसरी जो कई सारे स्कूल से आते, तो बच्चों में एक बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आता. जैसे कि कार्मेल का एक टॉपर पकड़ा जाए, मैं ये नहीं बोला टैलेंट में फ़र्क है ना, उनकी जो बैकग्राउंड में जो हो चुका उनके पार मेहनत, उसमें फ़र्क बहुत माना जाता है. जैसे कि आप लोग के स्कूल्स में जब पढ़ाया जाता होगा, शायद मुझे लगता है आपको सिर्फ एक्सरसाइज के पीछे का लिखाया जाता होगा. जब तुम्हारे को टेक्स्ट बुक में जैसे कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तुमको नोट्स बनाते होंगे या तुम्हारे को एग्जाम्स में टेस्ट में देते होंगे, तो तुम्हारा जो किताब के पीछे एक्सरसाइज रहती उतना ही आता होगा ना, कि उसके बाहर का भी आता. मैक्सिमम मेरे को जहाँ तक लगता उतना ही आता. तुम्हारी कौन सी स्कूल है? अरे यार, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, तुम औरंगाबाद वहाँ की बात. हाँ नहीं, कोर्स सभी सेम है, वो पढ़ाने के पैटर्न में फ़र्क पड़ जाता ना. तो जनरली जहाँ तक मैं जानता हूँ कि यहाँ पर कैसा है कि स्कूल्स में आपको एक लिमिट असाइन की कर दी गई है कि ये एक्सरसाइज के पीछे के 3 फिल इन द ब्लैंक्स है, उतने याद करना है. 2 छोटे डेफिनेशन है, छोटे वाले हैं, उतने याद करना है. तो उसी में से आप पढ़ाएंगे. अब उसमें ड्रॉबैक क्या होता है मालूम क्या? आप लोग एक्सप्लोर नहीं करते. अब हमारे टाइम पे कैसा था? हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था. हमारे टाइम को क्या करते थे उस टाइम कि वो पूरा आपको वो, जैसा कि एक चैप्टर है तो उसमें कम से कम 25 से 30 फिल इन द ब्लैंक्स होते थे.
जिसमें से 15 से 20 वो खुद करा देते थे और बाकी बोलते थे कि आप खुद ढूंढ के उसके आंसर्स निकालो। फिर बाद में इवन जो बड़े बड़े क्वेश्चंस रहते थे, आंसर्स रहते थे, तो हमको एक टाइम देते थे कि ठीक है ये क्वेश्चन है, इसके आंसर्स आप लोग ट्राई करो। मतलब जैसे कि अगर मान लो आंसर इन ब्रीफ, बोलो आंसर इन ब्रीफ मान लो टेक्स्ट बुक में 2 दिए हुए हैं, तो कम से कम हमको 8 से 10 रहते थे। तो फिर उसमें वो क्या करते थे, 5 से 6 वो खुद बताते थे और बाकी 4-5 वो बोलते थे कि तुम बना के लाओ। और जब मैं बोल रहा ना, सुनो पहली बात, जब मैं बोल रहा ना बीच में टोकना नहीं। तो जब उसमें फिर बाद में क्या होता था सिचुएशन कि भाई ठीक है आप खुद बना के लाओ, फिर वो बोलते थे कि नहीं ये ऐसा नहीं, इसको ऐसा बनाना पड़ेगा। वो उसको प्रॉपर बताते थे कि उसका आंसर्स ऐसा बनाते हैं। और फिर उसमें फिर डिबेट कॉम्पिटिशन्स, ये वो बहुत सारी चीज़ें होती थी जिसमें बच्चों का जो रहता था कैलिबर बहुत ज़्यादा निखर के आता था। तो ये इस वजह से फ़र्क आ जाता है, बहुत बड़ा फ़र्क आ जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है उसको आदत है एक्सप्लोर करने की, टेक्स्ट बुक पढ़ने की, उसमें से क्वेश्चन आंसर्स निकालने की। क्योंकि अब जब आप नीट पढ़ने जा रहे हैं आपको एनसीईआरटी को रीड करना है, और एनसीईआरटी को जब आप रीड करना है तो उसमें से आपको ढूंढना, एक्सप्लोर करना है, उसकी आदत आपको है नहीं, क्योंकि आपको एक्सरसाइज के पीछे चिपका के रखे। इसमें आपकी भी गलती नहीं है ना, वो गलती आपकी नहीं है उसमें, वो पढ़ाने वालों की गलती है कि उसको आपको एक्सरसाइज के पीछे उसने चिपक के बैठे, उससे आगे निकले नहीं। और वो लोग जो दूसरे, उनको आदत है ये सब करने की पहले से, तो जब वो एंटर कर रहे हैं आपके साथ इस फील्ड में और वो आपके साथ कंपटीशन में बैठ रहे हैं, उनको ये खेलने की आदत है और ये सब चीज़ आपके लिए पहली बार है। तो फिर आप लोगों को लगता है ये तो बहुत ही हार्ड है यार, है ना। तो वो जनरली वो बच्चे एक तो टॉप लेवल के मेडिकल कोर्स में कॉलेजेस में जाते हैं या फिर वो आईआईटी के लिए तैयारी करते हैं, है ना, वो देखते भी नहीं, बाकी वो सोचते भी नहीं उस चीज़ के लिए। तो ये फ़र्क इधर आ जाता है बस, बाकी कुछ नहीं है। मगर आप अगर अभी मेहनत करें, अभी भी अगर मेहनत करें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप बहुत आगे निकल सकते हैं। चलिए अब हमने देखा बैंकिंग ऑफ रोड, हमने देखा एंगल ऑफ बैंकिंग क्या है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज नीड ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड, नीड ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड की जरूरत हमें क्यों पड़ी, है ना, रोड को हम लोग ने क्यों बैंक किया, है ना, उससे हमें क्या फायदा हुआ। क्योंकि पहले अगर स्पीड लिमिट बढ़ाना है तो उसके लिए फॉर्मूला था हमारे पास म्यू आर जी, है ना, स्पीड लिमिट बढ़ाने के लिए। मतलब ये हुआ कि अगर आप कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बढ़ा दो, रेडियस बढ़ा दो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ा दो, तो उससे तो तीनों में से कोई भी चीज़ बढ़ाओगे तो उससे स्पीड लिमिट तो वैसे ही बढ़ने वाली है। मगर फिर भी हम लोग ने रोड को बैंक किया, ऐसा क्यों। चलो एक एक करके तीनों चीज़ों को देखते हैं हम लोग। सबसे पहले स्मॉल जी बढ़ाना हमारे हाथ में है ही नहीं। मैंने अब शुरू में ही बताया स्मॉल जी को आप बढ़ा सकते क्या, नहीं बढ़ा सकते, वो आपके हाथ में है ही नहीं। तो बचे क्या फिर, 2, एक म्यू बढ़ा लो और आर बढ़ा लो। म्यू बढ़ाओ मतलब क्या, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बढ़ाओ, यानी रफनेस बढ़ाओ रोड की। तो बोले ठीक है ना, तो उससे तो स्पीड लिमिट बढ़ जाती, फिर काय के लिए बैंक कर रहे। तो उसके साथ एक प्रॉब्लम है कि अगर आप रोड की रफनेस बढ़ा दोगे तो भैया उससे टायर बहुत ज्यादा तेजी से घिस जाएंगे, है ना, कोई भी गाड़ी के टायर बहुत तेजी से घिसेंगे। फिर आप कहेंगे उससे हमको क्या करने देना, हमको लेना देना पड़ता ही है। जैसे कि आप देखते हैं कि डीजल पेट्रोल किसी भी चीज़ के जब दाम बढ़ते हैं तो अल्टीमेटली उस चीज़ का प्रभाव जो है सभी चीज़ों पर पड़ता है। बाकी सारी चीज़ें भी महंगी हो जाती हैं, है ना, सब्जी भाजी महंगी हो जाती है, किराना के सामान महंगे होते हैं। क्यों, ये ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो चार्जेस लगते हैं वो ज़्यादा लेंगे अब ट्रांसपोर्ट करने वाला, है ना। वो बोलेगा कि भैया मेरे को इतने में नहीं पड़ता, मैं इतना लूँगा। फिर जो वो रिसीव कर रहा माल उसको ज़्यादा पैसे देना पड़ा, तो वो चीज़ को कवर करने के लिए वो ज़्यादा महंगाई से बेचेगा। तो हर चीज़ का प्रभाव पड़ता है। जैसे कि वही हो गया, अगर मान लो कि आपने, जैसा 4 लेन रोड है यहाँ का, मुंबई टू अकोला का जैसा कहा जाएगा, पूरा ही 4 लेन रोड है अभी फिलहाल माशाल्लाह से। अब मान लो कि आपने स्पीड लिमिट बढ़ाने के लिए यहां पर टायर के रफनेस बढ़ा दिए थे, तो वो ट्रक के टायर्स जो कम से कम 1 साल चल सकते थे, रोड की रफनेस बढ़ाने की वजह से सिर्फ 3 से 4 महीने चल पाएंगे। तो उसको हर 3-4 महीने में वो ट्रक के टायर्स को बदलना पड़ेगा, उसका खर्चा ज्यादा आ रहा, तो अल्टीमेटली उसकी जेब पर असर पड़ रहा। तो वो चीजों को क्या करेगा, ट्रैवलिंग को क्या करेगा, महंगा करेगा, और ट्रैवलिंग को महंगा करेगा तो ऑफकोर्स सारी चीजें महंगी हो जाएगी। तो ये हम सब पर प्रभाव पड़ता है इस चीज का कि ये रफनेस बढ़ाने के वजह से वियर एंड टियर ऑफ द टायर बढ़ जाता है। और अगर टायर का वियर एंड टियर यानी फटना अगर वो बढ़ गया तो वो इकोनॉमिकली हमारे लिए सही नहीं है। दूसरा, चलो ठीक है, आप बहुत अमीर हो,
आपको कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, एक अमीर देश है भाई, पैसे सबके पास लाखों करोड़ों से पड़े हुए हैं, तो भाई अगर महंगी भी हुई तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दूसरा प्रॉब्लम ये है कि ये रिलायबल नहीं है ना। बोले कैसे रिलायबल नहीं है? मान लो एक हाईवे है, वहां पर लिखा हुआ एक टर्न आया और आपने रोड की रफनेस बहुत ज्यादा बढ़ा के रखी थी, और वहां टर्न पर लिखा हुआ है स्पीड लिमिट 80 किलोमीटर पर आवर, यानी 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप टर्न ले सकते हैं। मगर हुआ यह कि वहां हो गई बारिश, और बारिश के वजह से आपको मालूम है कि थोड़ी रफनेस क्या होती है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाता है। जब फ्रिक्शन चैप्टर पढ़े थे आपको याद होगा, उसमें बताया था कि पॉलिशिंग ये स्पेसिफिक फ्रिक्शन थोड़ा सा कम हो जाता है। तो भैया हमने क्या देखा कि बारिश होने की वजह से म्यू की वैल्यू रिड्यूस हो गई। अब म्यू की वैल्यू रिड्यूस हो गई मतलब क्या रिड्यूस हो गया? मैक्सिमम स्पीड लिमिट। वहां लिखा हुआ है कि मैक्सिमम स्पीड लिमिट 80 किलोमीटर पर आवर। ट्रक वाला देखता है कि अच्छा 80 की स्पीड से जा सकते हैं तो चलो मारो 80 की स्पीड से टर्न, मगर बारिश की वजह से उसकी स्पीड लिमिट घट के 60 हो चुकी थी। तो क्या हुआ है ना, वो जाके फिसल के गिर जाएगा आगे जाके तरफ। तो यहां पर बारिश है या फिर चलती हुई गाड़ियों का जो ऑयल है, तो जब वो ऑयल रोड के सरफेस पे गिरेगा उसके कारण क्या होगा, रफनेस कम होगी, रफनेस की वजह से म्यू कम होगा, उसकी वजह से स्पीड लिमिट कम होगी और बाद में वहां पर एक्सीडेंट्स होंगे। तो इसी कारण से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो बढ़ाना है, आप कहेंगे कि ये जो म्यू बढ़ाना है वो एक लिमिट तक बढ़ा सकते और उस पर ज्यादा भरोसा करके भी चल नहीं सकते, तो हमें कुछ और उपाय देखना ही पड़ेगा। फिर दूसरा उपाय क्या हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि देखो आप रेडियस बढ़ा सकते हैं रोड का। ठीक है, आप बढ़ा लो रेडियस, मान लो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहूंगा कि एक आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं रोड और रोड का टर्न कुछ ऐसा आ रहा है ना। मान लो कि फॉर एग्जांपल आप फॉर्मूला 1 रेसिंग कार का ट्रैक बनाने जा रहे हो, है ना। अब अगर फॉर्मूला 1 रेसिंग कार जिनकी गाड़ियों की स्पीड 200, 250, 300 किलोमीटर पर आवर रहती है ना, तो वो इतनी स्पीड से चलती है गाड़ियां और आप उसका रेसिंग ट्रैक बनाने जा रहे हो। मुंबई में किसी ने आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया कि भैया मुझे यहां पर एक रेसिंग ट्रैक बनाना है F1 उसका, तो बोले आप भाई बनाओ। तो अब मुंबई में जगह है तो पहली महंगी रहती, इतना सा खोखा भी करोड़ों का लाखों का मिल जाता वहां पर। तो भैया एकदम प्राइम हब में जहां पर सबसे ज्यादा कीमत है जमीन की, आपके पास इतना प्लॉट आपने लिए, कुल मिला के कुछ मान लो 50-100 करोड़ रुपए खर्च करके आपने ये प्लॉट लिए, इतना कुछ था, और आपसे कहा गया कि आप फॉर्मूला 1 रेसिंग का ट्रैक बनाइए यहाँ पे। अच्छा खासा बड़ा प्लॉट है, मतलब दिखने में भी छोटा लग रहा है मगर अच्छा खासा इमेजिन कर लो जो ट्रैक का रहता है वैसा है। अब आपने इमेजिन किया कि शायद से देखो अपन रोड के ऐसे कुछ ट्रैक्स बनाएंगे, यूं ऐसा आएगा, ऐसा 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 करके ट्रैक्स बना के ऐसा जोड़ेंगे अपन, आपने इधर इमेजिन किया है ना। अब आपने एक इंजीनियर को असाइन किया कि भैया मुझे F1 का ट्रैक बनाना है, अब तू बता इसको कैसे बनाएंगे, है ना। उसने देखा कि 200-250 किलोमीटर की स्पीड से जाता है, उस स्पीड लिमिट बढ़ाना है तो रेडियस बढ़ा दो। तो वो कहेगा देखो सर ये रेडियस बहुत छोटा हो जा रहा, देखो अब इतना सा टर्न हो जा रहा है, इसका रेडियस तो बहुत ही छोटा हो जा रहा है ना। तो बोले इससे, तो बोले भैया गाड़ी तो बोले ऑटो की स्पीड से जाएगी, तो बोले अपने कुछ और उपाय देखना पड़ेगा। तो वो देखेगा, अगर मान लो इंजीनियर ऐसी है तो वो क्या बोलेगा, एक काम करो सर तुम ये भी प्लॉट खरीद लो, ये भी प्लॉट खरीद लो, ये भी प्लॉट खरीद लो, है ना। अब देखो बोले सर कैसे मस्त, तो बोले बनता ही है ऐसा ऐसा, बोले है, बोले बोले बड़ा रेडियस आ गया है कि नहीं। अब मतलब भैया वो पहले उसने मान लो कि एक वो जो एरिया उसने खरीदा था कुछ 50 करोड़ का था, तो तुमने उसको 200 करोड़ का बजट दे दिया सिर्फ जमीन खरीदने के लिए, है ना। 4 गुना उसका तुमने ज्यादा खर्चा डाल दिया, है ना। हर जगह रेडियस बढ़ाना प्रैक्टिकली एप्लीकेबल हो सकता क्या? नहीं। तो इसी कारण से रेडियस बढ़ाना भी सही नहीं है, आपको उतनी में ही एडजस्ट करना पड़ेगा, है ना। तो अब देखो आप ये नहीं बढ़ा सकते, सबसे पहले तो स्मॉल जी बढ़ा ही नहीं सकते क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है। म्यू को बढ़ाना एक लिमिट तक बढ़ाना है, रेडियस बढ़ाना भी आपके लिए ज्यादा अफोर्डेबल नहीं रहेगा। तो फिर अब क्या है, तो कोई ना कोई नया उपाय देखना पड़ेगा। फिर भाई साइंटिस्ट लोगों ने सोचे कि भाई क्या कर सकते हैं अपन ऐसा, तो बोले अपने को क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। बोले क्या रहता है सेंट्रीपिटल फोर्स? एक ऐसा फोर्स जो उसको सर्कल के सेंटर की तरफ ढकेलता है या खींचता है। किसी भी गोल घूमने वाली चीज को क्या करता है, वो सर्कल के सेंटर की तरफ खींचता है ना। जैसे कि हम लोग कहेंगे कि अगर मान लो ये सर्कुलर मोशन है और पार्टिकल यहां है तो, और ये रेडियस है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता है, उसको सेंटर की तरफ ढकेलता या खींचता बोलेंगे हम लोग, है कि नहीं। तो यार कहीं ना कहीं से ये फोर्स लाना पड़ेगा। अब बोले ये फोर्स कहां से ला सकते, तो उन्होंने कहा कि अरे बहुत आसान है, ये फोर्स लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपकी जमीन कुछ इस तरह से है ना, मान लो ये जमीन ऐसी फ्लैट है ना और ये सेंटर है, आप चाह रहे इधर खींचे, तो आप क्या करो जमीन को ऊपर उठा दो, है ना। तो जमीन को जब ऊपर उठाएंगे
देखो ये सरफेस ऐसा नॉर्मल रिएक्शन है, यहां पर नॉर्मल रिएक्शन होता है ना, कोई भी सरफेस है, सरफेस पे ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट का वेट नीचे जा रहा और उसका नॉर्मल रिएक्शन ऊपर आ रहा। तो जब आप ऐसा टेढ़ा करेंगे तो नॉर्मल रिएक्शन टेढ़ा हो जाएगा, है कि नहीं। अब अगर कोई भी टेढ़ा वेक्टर रहा तो उसकी क्या बना सकते हैं आप, कंपोनेंट्स। तो फिर मैं इसकी कंपोनेंट बनाऊंगा, एक रहेगा वर्टिकल कंपोनेंट और एक रहेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो वर्टिकल कंपोनेंट वो बताएंगे n cos थीटा होता है, थोड़ी देर में बताऊंगा मैं आपको, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट n sin थीटा। अब आपने देखा होगा n sin थीटा का डायरेक्शन देखो कहां आ रहा, सर्कल के सेंटर की तरफ आ रहा। तो अब ये n sin थीटा क्या कर रहा, मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा। अब हमारी गाड़ी आसानी से टर्न ले पाएगी और ज्यादा स्पीड पे टर्न ले पाएगी। तो ये हमारे लिए फायदा हुआ रोड को बैंक करने के लिए। तो नीड ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके, कहा जाएगा बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आता है, आईएमपी जो हम लोग कहते हैं बोर्ड एग्जाम में आता है इस पे। प्लस ये अंडरस्टैंडिंग के लिए और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, असर्शन एंड रीजन के लिए इंपॉर्टेंट है आगे का ये जो हम लोग लेने जा रहे हैं ये पार्ट। तो चलो एक एक करके हम उसको देखेंगे अच्छे से। तो हम लोग यहां लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, हम बताएंगे कि मैक्सिमम स्पीड ऑफ व्हीकल किस बात पर डिपेंड करती है। सबसे पहले मैक्सिमम स्पीड लिमिट ऑफ अ मूविंग व्हीकल can be given as Vmax is equals to under root of mu rg। तो एक मूविंग व्हीकल की मैक्सिमम स्पीड लिमिट जो है इस फॉर्मूले से दी जाती है, Vmax अंडर रूट इज इक्वल्स टू mu rg, दैट इज द लिमिट is dependent on coefficient of friction, radius of curved road and एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम लोग ने कहा कि देखो किसी भी गाड़ी की मैक्सिमम स्पीड लिमिट आप इस फॉर्मूले से देते हैं और ये जो लिमिट है 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, रेडियस ऑफ कर्व्ड रोड एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द स्पीड लिमिट, if we increase the coefficient of friction, it will result in wear and tear of टायर। तो बोले भैया अगर आप कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू को अगर आप बढ़ाते हैं तो उससे क्या होगा, टायर्स का वियर एंड टियर बढ़ जाएगा। मोreover it is not reliable due to rain and spillage of oil from moving vehicle। तो वो रिलायबल भी नहीं है ज्यादा, क्यों, किस वजह से, ड्यू टू रेन और स्पिलेज ऑफ ऑयल फ्रॉम द मूविंग व्हीकल।
Number 3 point, increasing the radius of curved road. To increasing the radius of curved road, to increase the speed limit is not a practical solution at every stage. ये हर जगह काम में नहीं आएगा. It is not a practical solution at every stage. जबरदस्ती खर्चा बढ़ाएगा. And increasing acceleration due to gravity to increase the limit is not possible. तो ये हमारे हाथ में नहीं है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को बढ़ाना, है ना. हेंस द रोड वॉज बैंक्ड, इसी कारण से रोड वॉज बैंक्ड, रोड को बैंक किया गया था, सो दैट द necessary centripetal force is provided by horizontal component of normal reaction. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन. तो भैया यहां पर जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड करेगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन. तो पहले पॉइंट में हमने ये बताया कि स्पीड लिमिट किस पे डिपेंड करती है. फिर एक एक को तीनों पॉइंट्स में हमने ये डिस्कस किया ये बढ़ाने से क्या प्रॉब्लम है, वो बढ़ाने से क्या प्रॉब्लम है और क्या चीज़ स्मॉल जी की क्या प्रॉब्लम है. और फिर पांचवें पॉइंट में हमने ये बताया कि अब हमें जो ज़रूरी थी सेंट्रीपिटल फोर्स वो किसने प्रोवाइड किया, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन. ये सब बोर्ड एग्जाम का पार्ट है, इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए मैं उसको डिटेल में लिख के दे रहा हूं आपको सब.
क्या हो गया बेटा, बोलो कहाँ का? नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। मुझसे पूछो, मैं बोलता हूँ मैंने लिखा कहाँ? ये मोर एवर, ये फ्रिक्शन मोर एवर। चलो हुआ? स्पीड लिमिट ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है? वर्ड ऑप्टिमम का मिनिमम रेंज, कम से कम, मतलब हम ये कह सकते हैं जितना हमको चाहिए उतना है, तो उसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिमम। अब यहां पर दो टाइप की स्पीड तुम्हारे सामने आएंगी, एक ऑप्टिमम स्पीड और एक मैक्सिमम स्पीड, है ना? तो उसमें फर्क जानना जरूरी है तुमको कि ऑप्टिमम स्पीड क्या है, मैक्सिमम स्पीड क्या है। हुआ क्या बेटा? लिख लो, 2 मिनट दे रहा हूं, जल्दी जल्दी लिखो। हुआ? तो देखो, अब हमें एंगल ऑफ बैंकिंग के बारे में जानना है। तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था कि हमें आगे बढ़ने से पहले दो स्पीड्स के बारे में जानना ज़रूरी है। एक होता है ऑप्टिमम स्पीड और एक होता है मैक्सिमम स्पीड। तो ऑप्टिमम स्पीड क्या होता है किसी टर्न पे, और मैक्सिमम स्पीड क्या होता है। अब देखो क्या है कि मैं कहता हूँ कि भाई मैंने देखा कि सामने वाला कर्व्ड रोड है और उस कर्व्ड रोड की ऑप्टिमम स्पीड लिमिट है 80 किलोमीटर्स पर आवर और मैक्सिमम स्पीड लिमिट है उसकी 100 किलोमीटर्स पर आवर। तो अब ऑप्टिमम स्पीड को क्रॉस करने से क्या होगा और मैक्सिमम स्पीड को क्रॉस करने से क्या होगा। अगर आप 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहे हो, जो कि क्या है ऑप्टिमम स्पीड लिमिट है, तो आपकी गाड़ी आराम से टर्न ले लेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा।
टायर्स भी जमीन पे नहीं घसेंगे, मतलब उसके बीच में ऐसा फ्रिक्शन, स्लाइडिंग वाला फ्रिक्शन नहीं होगा। रोलिंग फ्रिक्शन तो होता ही चाहे, मगर उसको इग्नोर मार रहे हैं हम लोग क्योंकि वो बहुत कम होता है। तो टायर्स भी जमीन पे नहीं घसेंगे। कई बार ऐसी सिचुएशन आई होगी कि भाई आपका बड़ा भाई जो बहुत मस्तीखोर है ना, जिसने अगर वो कार या बाइक चला रहा हो, टर्न लेते वक्त उसने ऐसा लिया होगा पीछे का टायर घसा होगा। सिचुएशन आई होगी, कार आप ले रहे और जब जब करके टर्न ले लो तो पीछे का टायर ऐसा घसते हुए जाता। उसको ड्रैग रेसिंग भी बोलते हैं, उसको ड्रैग रेसिंग भी आती है उसकी तरह की। तो होता क्या है कि जब आप ऑप्टिमम स्पीड लिमिट को क्रॉस करते हैं, गाड़ी टर्न ले लेती है मगर गाड़ी के टायर ऐसे घसते हुए जाते हैं, है ना। ड्रिफ्ट जिसको बोलेंगे, ड्रैग रेस बोलते हैं जिसको, वो होता है ऑप्टिमम स्पीड लेवल क्रॉस करने के बाद। अगर अपन कार चला रहे हैं, अपने को मालूम है 80 की स्पीड है, अपन ने 90 की स्पीड पे टर्न ले लिए, गाड़ी टर्न ले लेगी, आप सेफ एंड साउंड थोड़ा आगे आ जाएंगे, मगर पीछे अगर कोई बुजुर्ग बैठा है आपके तो वो अच्छे अच्छे अल्फाजों से आपको नवाज देगा, है कि नहीं, है ना। क्योंकि भैया अगर खास तौर से आपके वालिद साहब बैठे या दादाजी बैठे हैं तो भैया वो तो है ना बहुत अच्छे अल्फाजों से आपको नवाज देंगे। सुनी बात को मेरी। तो फिर ऐसा है, सिचुएशन ये है कि आपका एक्सीडेंट नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह बच गए आप, बट प्रॉब्लम ये थी कि भैया आप डेंजर जोन में चले गए थे, आपने सेफ्टी की लिमिट को क्या कर दिए थे, क्रॉस कर दिए थे, दिल में धक धक चालू हो गई थी लोगों के, है कि नहीं। तो वही है, 80 की स्पीड को क्रॉस करने के बाद, ऑप्टिमम लेवल को क्रॉस करने के बाद आप माशाल्लाह से बच जाएंगे, बट रिस्क रहेगा, डर रहेगा कुछ एक्सीडेंट होने का, टायर घसते हुए जाते हैं। फिर ये हुआ, एक आया जिसको अपनी भाषा में कहते अगव वहां एडवांस है ना, वहां दिया हुआ स्पीड लिमिट सीधा 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड लिमिट दी गई, वो जा रहा है 110 की स्पीड से। अब गाड़ी की ड्रैग रेसिंग नहीं होगी, वो सीधा पलट के धार 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 पलट के या फिर सीधा फिसल के आगे निकल जाएगा, है कि नहीं। तो हमने क्या देखा, ऑप्टिमम स्पीड लिमिट क्रॉस करने के बाद गाड़ी के टायर घसते हैं, है ना, टर्न हो जाता है मगर टायर घसते हैं, और मैक्सिमम स्पीड लिमिट क्रॉस करने के बाद तो गाड़ी सीधा पलट कर या फिसल के आगे निकल जाती है ना। ये फर्क समझ में आया। तो अब मैं जो जा रहा हूं, गाड़ी जो मैं ट्रैवल कर रहा हूं, अगर आपने देखा होगा एंगल ऑफ बैंकिंग निकाल रहे अपन, है ना, हम चाहते हैं कि हम बराबर ऑप्टिमम स्पीड से ट्रैवल करेंगे। तो कहेंगे कंसीडर अ व्हीकल ऑफ मास एम मूविंग अलोंग अ कर्व्ड बैंक्ड रोड विथ ऑप्टिमम स्पीड वी। वो एक कर्व्ड बैंक्ड, वो रोड भी कैसा है, बैंक्ड भी है, उस पर ट्रैवल कर रहा है विथ ऑप्टिमम स्पीड वी। लेट आर बी द रेडियस ऑफ कर्व्ड रोड। अगर ऊपर से देखेंगे तो वो, अगर ऊपर से देखता हूं मैं इस चीज को, तो ऊपर से देखने पे मुझे ये ऐसा नजर आएगा कि देखो ये गाड़ी इधर जा रही है, आपकी इधर जा रही है, और ये कर्व्ड रोड का रेडियस यहां पर से, कर्व्ड रोड, इसका रेडियस क्या आएगा, स्मॉल आर। तो हम लोग कहेंगे कि भैया आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्व्ड रोड, थीटा क्या है, एंगल ऑफ बैंकिंग, यानी कितने एंगल से उठाया गया, और जी क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहां तक समझ में आया बेटा आपको सभी को, ठीक है। अब हम आगे क्या नोटिस करने वाले हैं कि जब ये गाड़ी इस कर्व्ड बैंक्ड रोड से ट्रैवल करेगी तो उस पे कौन कौन से फोर्सेस लगने वाले हैं। चलिए, फिर मैं बोलूंगा while moving along the curved banked road। जब आप कर्व्ड बैंक्ड रोड से मूव कर रहे हैं उस पे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट होंगे, द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द व्हीकल आर। तो बोले कौन कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। देखो सबसे पहले तो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा नीचे की तरफ, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको हम लोग कहेंगे mg।
एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो मैं सबसे पहले तो बोलूंगा इट्स वेट बोले तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा mg एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो हमने कहा कि भैया देखो उसका वेट है mg जो कि वर्टिकली नीचे की तरफ डायरेक्टेड है। उसके अलावा नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस को कैसा होता है बेटा, परपेंडिकुलर। और दूसरी कौन सी चीज है, नॉर्मल रिएक्शन कैपिटल N परपेंडिकुलर टू द रोड सरफेस, परपेंडिकुलर है जो कि रोड सरफेस के। उसके अलावा कोई फोर्स नहीं। हां एक फ्रिक्शन होता है, रोलिंग फ्रिक्शन होगा, क्योंकि आप ऑप्टिमम स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं तो वहां रोलिंग फ्रिक्शन भी जनरेट हुआ होगा, मगर वो इतना कम होगा इनके मुकाबले कि इसको आप निगलेक्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, मैंने उनको निगलेक्ट किया। अब ऐसा है कि मैं इस नॉर्मल रिएक्शन को दो कंपोनेंट्स में बांटूंगा, ये एक कंपोनेंट आएगा और ये एक कंपोनेंट आएगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा रहेगा। अब आप बोल रहे होंगे सर ये ऐसे कैसे थीटा हो सकता है? अरे वेरी सिंपल बेटा, आप इमेजिन करो ये बुक है और इस पे ये पेन है ना। तो अब अगर मैं कहूंगा कि ये जो मेरा बुक है अगर 10 डिग्री के एंगल से ऐसा टर्न लेता है ऊपर, तो पेन झुकेगा इधर 10 डिग्री के एंगल से। अगर बुक ने 90 डिग्री के एंगल से टर्न लिया तो देखो आपने क्या नोटिस किया, पेन ने भी 90 डिग्री के एंगल से टर्न ले लिया। तो मतलब जितने एंगल से सरफेस आपका ऊपर उठेगा उतने एंगल से नॉर्मल रिएक्शन इधर की तरफ झुकेगा, है ना। इसीलिए अगर ये थीटा है तो ये भी क्या हो गया, थीटा हो गया। फिर हमने क्या कहा कि फिर ये तो इसका कंपोनेंट कहलाएगा n cos थीटा, और ये कंपोनेंट क्या लिखा कहलाएगा n sin थीटा, है ना। तो फिर हम यही चीज को आगे नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, द नॉर्मल रिएक्शन कैपिटल N कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू टू कंपोनेंट्स। दो कंपोनेंट्स में आप उसे बांट सकते हैं। नॉर्मल रिएक्शन को दो कंपोनेंट्स में बांटा जा सकता है ना। पहला n cos थीटा विच balances weight mg of the vehicle। तो पहला कंपोनेंट क्या है बेटा, n cos थीटा, जो कि क्या कर रहा है, गाड़ी के वेट को बैलेंस कर रहा है। दैट इज n cos थीटा इज इक्वल्स टू mg। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 दे दो। बोले सर कैसे के बैलेंस कर रहा? अरे भाई वेरी सिंपल, नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट n cos थीटा गाड़ी को ऊपर ढकेल रहा और ग्रेविटेशनल फोर्स यानी वेट उसको गाड़ी को नीचे खींच रही। अब ना गाड़ी ऊपर जा रही ना नीचे आ रही, इसका मतलब क्या, वो अपनी बैलेंस पोजीशन पे है। मतलब ऊपर लगने वाला फोर्स और नीचे लगने वाला फोर्स कैसा है, सेम है, बैलेंस्ड है। ठीक है। फिर उसके बाद एक तो हमने n cos थीटा के बारे में बता दिए, और अब बारी आई n sin थीटा की। और अब मैं बोलूंगा n sin थीटा क्या कर रहा है, n sin थीटा विच प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो n sin थीटा जो कि क्या कर रहा है, जरूरी सेंट्रीपिटल फोर्स हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो बोले हाँ भाई, मैं लिखूंगा n sin थीटा इज इक्वल्स टू, फिर क्या लिख सकते हैं अपन,
सेंट्रीपिटल फोर्स के फॉर्मूले से इक्वेट कर सकते हैं, दैट इज mv²/r। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2, है ना। तो हमारे पास n cos थीटा का फॉर्मूला, बेटा देख लो पहले फिर बाद में लिख लेना। n cos थीटा का फॉर्मूला आ गया, n sin थीटा का फॉर्मूला आ गया। अब क्या करो, इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करो इक्वेशन नंबर 1 से। 2 को डिवाइड कर दो इक्वेशन नंबर 1 से, तो वो हो जाएगा n sin थीटा अपॉन n cos थीटा इज इक्वल्स टू mv²/r अपॉन क्या आएगा बेटा, mg। अब ये n और n हुआ कैंसल, ये m और m हुआ कैंसल। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होगा, tan थीटा। देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या आएगा बेटा, v²/rg। देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ v²/rg। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया एंगल ऑफ बैंकिंग का, एक्चुअल फॉर्मूला आ गया एंगल ऑफ बैंकिंग का। और जैसे कि हम लिख सकते एंगल ऑफ बैंकिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द व्हीकल, है ना। तो भैया कौन सी गाड़ी है उससे कुछ लेना देना नहीं, सिर्फ स्पीड से लेना देना है, रेडियस से लेना देना है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से लेना देना है। सभी के लिए एंगल ऑफ बैंकिंग का फॉर्मूला कैसा रहेगा, सेम हो रहेगा, चाहे छोटी सी अल्टो हो या बड़ा सा ट्रक हो। वाह, थर्ड पॉइंट ये नहीं समझा। देखो ये जो नॉर्मल रिएक्शन था कैपिटल, इट कैन बी रिजॉल्व इनटू 2 कंपोनेंट्स, 2 कंपोनेंट्स में इसको बांटा जा सकता है ना। नॉर्मल रिएक्शन कैपिटल एन कैन बी रिजॉल्व इनटू 2 कंपोनेंट्स। हम बात कर रहे हैं पहले वाले कंपोनेंट की, एन कॉस थीटा। ये किसे बैलेंस करता है, mg को, वेट mg ऑफ द व्हीकल। बोले कैसे बैलेंस कर रहा है, ये जो फोर्स है एन कॉस थीटा गाड़ी को कहाँ कर रहा है, ढकेल रहा है ऊपर की तरफ, और ग्रेविटेशनल फोर्स गाड़ी को कहाँ खींच रहा है, नीचे की तरफ। गाड़ी ऊपर गई कि नीचे गई, कहीं नहीं, बीच में ही है। मतलब ऊपर लगने वाला फोर्स और नीचे लगने वाले फोर्स कैसे हैं, बैलेंस्ड है ना। तो एन कॉस थीटा mg से कैसा है, बैलेंस्ड है, समझाइए। फिर हम कहेंगे, अब हम इस कंपोनेंट की बात करते हैं, एन साइन थीटा। ये अगर ऊपर से अगर आप देखेंगे तो ये आपको एन साइन थीटा इस तरफ आता हुआ नजर आएगा, है ना, सेंटर की तरफ। तो ये सेंटर की तरफ आता हुआ नजर आएगा, और ये क्या कर रहा है, हमको गाड़ी को गोल घूमने में मदद कर रहा है। मतलब ये क्या कर रहा है, हमको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो हमने वही लिखा, एन साइन थीटा विच प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। इसी कारण से एन साइन थीटा को आपने लिखा mv²/r। फिर इसको और इसको आपने डिवाइड किया, तो फिर एन साइन थीटा अपॉन एन कॉस थीटा mv²/r अपॉन mg, mm कैंसिल हुआ। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा v²/rg। अब बाकी का आप जानते हैं। अब 1 मिनट के अंदर अगला टॉपिक हो जाएगा, सब लोग ध्यान दीजिए। हाँ 1 मिनट, उससे भी कम टाइम लगेगा।
अगला है एक्सप्रेशन फॉर ऑप्टिमम स्पीड ऑफ व्हीकल। पूरा जैसे कि वैसे ही लिखना है यहां तक, बस यहां से ऐसा होगा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर जी टेन थीटा, देयरफॉर v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा, बात खत्म। ये एक्सप्रेशन आएगा फॉर ऑप्टिमम स्पीड ऑफ द व्हीकल, अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। 25 सेकेंड, चलो हो गया ना, आया समझ में? तो पूरा यहां तक जाओ, वहां तक, फिर वहां से जाओ यहां तक जाओ, और फिर वहां लिख दो दिस इज द ऑप्टिमम स्पीड लिमिट ऑफ द व्हीकल, और आप कहेंगे कि भैया अगेन इट इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द व्हीकल, ये भी व्हीकल के मास पे डिपेंड नहीं करता। एक खास बात ध्यान में रखना, अक्सर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, जैसे एक वक्त की बात है, उसमें पूछा यह गया था प्रूव दैट मैक्सिमम स्पीड ऑफ द व्हीकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द व्हीकल। यह बोला गया था क्वेश्चन में, प्रूव दैट मैक्सिमम स्पीड ऑफ द व्हीकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द व्हीकल। बच्चों ने बोले सर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया। मैं बोला कैसे सर, आपने लिखा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं। उसमें सिर्फ करना क्या था, वो मैक्सिमम स्पीड के फॉर्मूले को डिराइव करना था। उसमें वही जैसे डेरिवेशन उनको मालूम था, अगर मैं वही क्वेश्चन को ऐसा दिया जाता बोर्ड में, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम स्पीड ऑफ द व्हीकल, वो कर लेते थे। मगर उसी क्वेश्चन को उसने घुमा के दिया। उसने बोला कि भाई प्रूव दैट मैक्सिमम स्पीड ऑफ द व्हीकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द व्हीकल, है कि नहीं? तो बच्चों ने सोचे कि भैया अपने सर ने पढ़ाई नहीं और छोड़ के आ गए। तो करना ये था, पूरा डेरिवेशन जैसी कि वैसी लिखना था, सिर्फ एक स्टेटमेंट ऐड करना था नीचे, है ना, कि भैया मैक्सिमम स्पीड लिमिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द व्हीकल, क्योंकि इसमें मास एम नहीं है ना। तो भैया यही क्वेश्चन एंगल ऑफ बैंकिंग का, ऑप्टिमम स्पीड का, ये इस तरह से भी पूछ सकता है कि भैया प्रूफ करो कि एंगल ऑफ बैंकिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द व्हीकल, प्रूव दैट ऑप्टिमम स्पीड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द व्हीकल। ये इस तरह से भी क्वेश्चंस को घुमा फिरा के बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी है, बाकी हमको स्टडी करने के कुछ और से बड़े एग्जांपल्स भी और है। एक मैक्सिमम स्पीड लिमिट का डेरिवेशन भी है, फिर मिनिमम स्पीड लिमिट का डेरिवेशन भी है, तो वो सब हम लोग कल देखेंगे। और मैं आपसे कहता हूं, मैंने आपको कल ही बोला था कि एग्जैक्ट 8:30 बजे तक यहाँ पर सभी मुझे टच चाहिए, है ना। तो सब लोग नहीं थे यहाँ पे, बहुत कम स्टूडेंट्स थे, तो मैं भैया हार्डली 5-10 मिनट का मैं बर्दाश्त करूंगा, फिर उसके बाद मैं दरवाजे को बंद कर दूंगा, फिर अलाउ नहीं करूंगा अंदर, है ना। तो सुन लीजिए आप सभी लोग, 8:30 तक एनी हाउ आप टच करिए। हाँ, बस जो बाहर से आ रहे हैं, कौन कौन आ रहे हैं बाहर से? सिबगत, और कौन है? सिबगत यही है। ये तो नबील तो आ ही नहीं रहा, कभी आ रहा नहीं आ रहा, उससे ज़रा बात करना पड़ता पेरेंट्स से।